हो जाइए तैयार दमदार एक्शन पैक्ड दिन के लिए, दमदार एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते की दमदार तेजी के बाद आज आ रहे हैं आपके लिए शानदार संकेत। सवाल यही है, क्या आज नया रिकॉर्ड हाई बना सकते हैं हमारे बाजार? क्योंकि उसके लिए जो संकेत हैं आज सुबह, जो ट्रिगर्स हैं वो काफी मजबूत है। तो आइए एक बार आज सुबह के जो अहम ट्रिगर्स हैं उस पर डालते हैं नजर और फिर जानेंगे अनिल से कि आज आपको ट्रेड के लिए कैसे करनी है तैयारी। अमेरिका का कर्ज संकट सुलझ चुका है। एक महीने से नेगोशिएशंस चल रही थी, बट फाइनली वीकेंड पर हमने देखा कि डील पर सहमति बन चुकी है। अब इस हफ्ते इस पर वोटिंग होगी और जो कर्ज सीमा की बड़ी परेशानी बनी हुई थी वो फाइनली आपको दूर जाते हुए दिख रही है। शुक्रवार के दिन हमने 5 दिनों की लगातार गिरावट के बाद डाउ में एक अच्छा खासा उछाल देखा। नैस्डैक तो हम देख ही रहे हैं लगातार तेजी में है और शुक्रवार को भी बड़ी तेजी आती हुई दिखी। बट ये जो कर्ज सीमा की डील फाइनली क्लियर हो चुकी है, उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में बड़ी तेजी आती हुई दिख रही है। 18,700 के पार आपको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है 150 अंकों की बड़ी छलांग लगाते हुए, और सारे ग्लोबल फैक्टर्स तो फेवर में आ ही रहे हैं। बट ओवर द वीकेंड कई सारे नतीजे भी आए हैं, उसका रिएक्शन आज बाजार दिखाएंगे और कुछ नतीजे आज आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारा फोकस रहने वाला है। एक्शन पैक दिन के लिए हो जाइए तैयार। आइए इस एक्शन को आगे भी बढ़ाते हैं। अनिल जी भी हैं हमारे साथ तैयार। अनिल जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक अमेरिका वेट कर रहा था कि आप बॉम्बे वापस आ जाए, तभी हम फाइनली ये डील लेकर आएंगे, तभी हम ये एक्शन आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल दीप, और जो कुछ भी हुआ है अमेरिका में डेवलपमेंट वीकेंड पर वो काफ़ी पॉजिटिव, और इन डेवलपमेंट्स का थोड़ा अंदाज़ा हम लगा चुके थे जब गुरुवार सेकंड हाफ से हमें लगा कि अब बाजार यहाँ से एक अच्छा मूव देने को तैयार है। और बेसिकली हम लगातार यही बात कर रहे थे कि देखिए आगे पीछे डील तो होनी है, इसलिए इससे आपको डरने घबराने की ज़रूरत तो है नहीं। अब ये है कि किस दिन होती है और किस फॉर्मेट में होती है वही देखना बाकी था। अच्छी बात यह है कि आपकी डील डेडलाइन के पहले होती हुई दिख रही है। 31 मई की डेडलाइन है, उससे पहले होती हुई दिख रही है, और 31 मई को वोटिंग भी हो जाएगी बुधवार को। और सबसे बड़ी बात दीप है कि ये डन डील है। हालांकि अब से लेकर बुधवार तक, और आज जब ड्राफ्ट आएगा इस डील का तब उसे देखना होगा कि किस फॉर्मेट में हो रही है। तो थोड़ा उसके चलते ऊपर नीचे हो सकता है, कभी वोटिंग के वक्त थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो एक संभावना, आशंका हमेशा रहती है। लेकिन जब खुद बाइडेन साहब और उनके विपक्षी दल के जो प्रमुख हैं रिपब्लिकन पार्टी के, दोनों ही बयान दे चुके हैं कि हाँ हम सहमति बना चुके हैं, तो ये एक अच्छी डील है। एक चीज़, दूसरी बात ये भी है कि इस डील में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तय सीमा से पहले ही वो आराम से कर रहे हैं। नहीं तो यह है कि लास्ट मिनट तक आपके तलवार लटकी रहती है, डेडलाइन निकल जाती है, उसके बाद एक बार जब डेडलाइन निकल जाती है तो उसके बाद वो कब होगी, इसमें दोनों को ही जल्दबाजी नहीं होती। भाई वही वाला हाल है ना कि अगर आपको 31 मई तक इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है और नहीं भरा, लेट हो गए तो उसके बाद लेट ही होता रहता है। फिर लोगों को लगता है कि ठीक है अब डेडलाइन तो निकल गई, कर लेंगे आराम से, फिर हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं होती। तो टाइमलाइन के अंदर अंदर इसे पूरा करना ये एक अच्छा संकेत है। ये तो एक अच्छी बात होगी। अब रहा सवाल अमेरिकी बाजारों का, जाहिर सी बात है इनके दम पर उछलना है। वैसे नैस्डैक में तो तेजी अपने कारणों से हो रही है, 5 हफ्तों से लगातार वीकली क्लोजिंग मजबूत है। 9-10 महीनों के ऊपरी स्तरों पर नैस्डैक है। मुझे याद है दीप, नैस्डैक पे हमने बहुत पहले जब 35% नैस्डैक टॉप से नीचे था तब हम लगातार बोल रहे थे कि ये टाइम है नैस्डैक का ETF खरीदने का। शुरुआत से एक बार बात हुई थी हमारी, और नैस्डैक ETF खरीदने की राय दी थी, डाउ का ETF नहीं। आप देख लीजिए नैस्डैक में जो तेजी बन रही है। अब रहा सवाल अमेरिका की तेजी का, जो शुक्रवार को हुई। मेरे हिसाब से जितनी तेजी हुई है अमेरिका में वो कम हुई है। इतनी अच्छी खबर अच्छा, और कम हाँ ना, बट आई थिंक खबर बाद में आई थी। हाँ, एक्सपेक्टेशन ले। तो अब खबर बाद में, तो डाउ फ्यूचर बढ़ाओ ना। अब आज छुट्टी है ना। हाँ, छुट्टी के दिन डाउ फ्यूचर भी इसीलिए थोड़े कम है। आज छुट्टी है। ट्रेडर्स वाकई में लंबे वीकेंड पर एक्टिव है। सो मेरा ये समझना है जो कुछ डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट के हिसाब से तेजी कम हुई है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि और होगी। हाँ, ये दूसरी बात समझनी है। और होगी। सो आई थिंक 70 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर। मुझे लगता है एक और दमदार ट्रेडिंग सेशन कल हो सकता है। आज तो छुट्टी है अमेरिका में, लेकिन हाँ आज रात आपको शायद डील का ड्राफ्ट देखने को मिले, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुधवार को जो वोटिंग होगी, कमोबेश सब मानकर चल रहे कि हो ही जाना है, कोई खास दिक्कत वाली बात। जब दोनों ही सहमत हो चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं हाँ भाई हम सहमत हैं, डील साइन है, फिर साइन है, साइन सील डिलीवर्ड। बस वोटिंग है, वो जो वोटिंग फॉर्मेलिटी के लिए होती है। हालांकि वहाँ पे वो सिस्टम अलग है, पार्टी कुछ कहे तभी ये लोग है ना इधर उधर जाकर वोट दे देते हैं। हाँ, वहाँ मतलब ये सही मायनों में डेमोक्रेसी है थोड़ी है ना। जरूरी नहीं कि आप पार्टी लाइन पर ही चलें, पार्टी लाइन के विपरीत भी जाकर वोट कर सकते हैं, करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बट फिर भी लगता है कि हो गया।
तो ये जो टेंशन बनी हुई है 2 हफ्तों इनकी से, थी, अपनी नहीं। इनकी थी, अपनी कौन सी तो कहाँ टेंशन थी? थी? हाँ, अपनी कौन सी टेंशन? अपने तो गुरुवार को मैं फिर एक बार आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ। थैंक यू। क्या बढ़िया सवाल क्रेडिट पूछा वैसे है। पूरा आपका है मुझे दे। तो गुरुवार को जब क्लोजिंग शो में दीप का जो दर्द था, आप सबने सुना होगा, देखा होगा। सर पूरे दिन में एक भी क्या क्या कहा था? बेसिकली इससे पहले हम देख रहे थे कि हर बार डिप के बाद एक अच्छी रिकवरी आती थी। थर्सडे के दिन पूरे दिन रिकवरी आई नहीं। हाँ, और ये ऐसा का आमतौर पर दीप रोज बोलते नहीं, इतना दर्द कभी दिखाते नहीं कि सर पूरी रिकवरी। तो इसलिए 2 बजे से हमने कहा कि दिन के लो पर था, लो पे थे हम, 18,200 वहां से दिन के हाई पर बंद हुए। यस। 3:20 पे भी आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा तेजी, बहुत लंबे समय बाद। शुक्रवार को फिर आपने पूछा क्या करना चाहिए, तेजी, राइट। आज भी यू वही है, क्या करना है, तेजी। तेजी सिंपल तो ये है दीप। बात ये है कि आप दिन के छोटे मोटे मूव, रोज के एक दिन में 50-100 पॉइंट का ऊपर नीचे होना, वो छूट जाए। लेकिन जिस वक्त बाजार बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, वो नहीं छोड़ना है। हाँ। वो छोड़ा तो फिर गलत बात है। सो अब कोशिश ये रहती है कि चाहे वो हमने 16,800 से जो तेजी बनते हुए देखी, और ये अपने 18,500 18,800 के जो टारगेट थे वो तब से हैं। ऐसा नहीं कि अब 18,000 के नजदीक आ गए अब टारगेट बना रहे, अपने तब से लाइफ हाई के टारगेट है, करेक्ट। अपने टारगेट बैंक निफ्टी के 45,000 के तब से है। यस। तो अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक वो बड़ा मूव जो पकड़ना था, मेरे ख्याल से कब से हुआ था वो, अपनी जो मार्च में 16 मार्च, हाँ 16 मार्च को बैंक निफ्टी, 20 मार्च को निफ्टी। हाँ 16 मार्च और 20 मार्च से 16 मार्च को बैंक निफ्टी 38,413, हाँ 38,413 से घुमाए, 16,828 से बैंक निफ्टी घुमाए। तो वहां से आप देख लीजिए, लेवल्स पूरे याद है। हाँ हाँ, लेवल याद है, लेवल एक एक करके, डेट ऑफ बर्थ याद रहना रहे, लेवल याद है। लेवल याद ये जरूर है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से एक अच्छी तेजी जो बनी है कंटिन्यू करेगी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कभी भी ये ना सोचे कि इतना बढ़ गया या लाइफ हाई के नजदीक आ गया। रफ्तार धीमी पड़ सकती है, थोड़ा रुक सकते हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो आनी भी चाहिए। इस पूरी रैली की सबसे बड़ी खास बात दीप यही रही, ये अनाप शनाप तरीके से एक तरफा बिना करेक्शन के नहीं बढ़े, हमेशा बराबर। और अब एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ दीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा के लिहाज से। इस रैली में पैसा किसने बनाया, आप मुझे बताइए, किसने बनाया पैसा इस रैली में? इस रैली में पैसा बनाया सिर्फ एफआईज ने। इस बार न लोकल फंड्स ने खरीदा, करेक्ट, न ट्रेडर्स ने खरीदा, न एचएनआई इन्वेस्टर्स ने खरीदा। जिन जिन के भाव आ रहे थे बेचने में लगे हुए थे। मैं बार बार चेता रहा था कि बेचने की जल्दबाजी मत करिए, बेचने की जल्दबाजी मत करिए। अच्छा शेयर है, कुंडली मार्केट बैठ जाइए। आपने कोई पार्किंग के लिए जगह की नहीं दे रखी है, कोई आया पार्क करके गया गाड़ी, वापस बिना पार्किंग के पैसे दिए लेकर निकल गया। पार्किंग करो ये तो चार्जेस लीजिए, यानी कि भाव आया मत निकल जाइए, पैसा कमा के निकलिए, करेक्ट। तो इस बार जो तेजी बनी, खाली एफआईज के फ्लोज आए दीप। मई के महीने में जो फ्लो आए पिछले 6 महीने के हाईएस्ट करेक्ट, 40,000 करोड़ के आसपास हम पहुंच रहे हैं। मई का महीना अभी बाकी है, 2-3 दिन 40,000 करोड़ तो पार कर ही जाएंगे, हो जाएगा। तो अब लोकल फंड्स के पास इतना पैसा है, जिसपे हमने एक शो भी किया, आप जब छुट्टी पे तो शायद आपने मिस किया होगा वो शो, कि कितने कैश पे बैठे हैं। 65,000 करोड़ का कैश लेके बैठे हैं, इतना लंबा चौड़ा, जिसमें 30-32,000 करोड़ का कैश आपके मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए। सो अब ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये लोकल फंड्स में भी आएगा, ये ट्रेडर्स में भी आएगा, ये एचएनआई इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर्स में भी आएगा, और आ रहा है धीमे धीमे। इसलिए थोड़ी सी रफ्तार बढ़ सकती है अब तेजी की, लेकिन जब रफ्तार बढ़ेगी तो आपको सावधान होना, क्योंकि ना वो एक तो आप, हाँ मतलब एक तो तेजी जो होती है ना दिल से करने वाली होती है कि मुझे लेना ही है यार, भाव से अच्छा है, मूड अच्छा है। एक ये अरे मैं मिस कर गया, लेना पड़ेगा, अब अंडर परफॉर्म करूंगा तो जवाब क्या दूंगा, मुंह क्या दिखाऊंगा इन्वेस्टर्स को। वो सोच के जब फंड मैनेजर लेता है ना, तो वो फिर स्मार्ट लोग जो है ना वो ऊपर में फिर देंगे। अभी टाइम है, अभी टाइम है। लेकिन बड़ी बात यह कि जो पैसा पड़ा हुआ है मार्केट में साइड लाइन पर, और रिटेल ने भी इस बार खरीदा नहीं है, किसी ने नहीं खरीदा रिटेल ने। मुश्किल से भले मुझे पता है, मैं 2 महीने से चल रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत तेजी है, बहुत तेजी है। अप्रैल मई का महीना भरपूर तेजी कीजिए, मैं बोल रहा हूँ जून में भी कीजिए, अपने जून तक के एंड तक के तो अपनी ओवरऑल मार्केट आउटलुक पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों ने खरीदा होगा, मुझे नहीं लगता, उस कन्विक्शन से नहीं खरीदा। सो आई थिंक अभी भी इस तेजी में जगह है, 100% है। और ऐसे में आप सिर्फ लाइफ हाई के आसपास नहीं पहुंचेंगे, 18,887 बना दिया, वहाँ रुक जाएंगे, या 44,150 पे रुक जाएंगे। थोड़ा और ऊपर जाना है,
45,000 के आसपास तक के लेवल तो बैंक निफ्टी के बनते हैं। अब चूंकि ऊपर के लेवल हाथ में तो है नहीं, सो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे आपने और 18,900 19,000 पार करेंगे तो 19,500 तक के लेवल आपके बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। सो तेजी के रुझान के साथ रहिए, गिरावट में खरीदारी कीजिए। तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, अपना स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए, किस लेवल के नीचे बाजार घूमेगा तो हमें सावधान होना है। तब तक एंजॉय कीजिए लाइफ को, बिल्कुल बने रहिए इसके बने। बहुत अच्छा पैसा बनाने का टाइम आया है और उसको वेस्ट मत कीजिए, जाने मत दीजिए। वैसे सर आज के लिए बैंक निफ्टी तो एक अंडरस्टूड कंक्लूजन है और आप भी कहते हैं नया है, ये एक लेवल की बात होती है, आप सेंटिमेंट को समझा करिए, बट फिर भी बैंक निफ्टी तो 125 अंक ही दूर है, आज तो ओपनिंग पर ही हाई लग सकता है। खुलते बनना चाहिए। निफ्टी में थोड़ा टाइम है, 18,887 ऑलमोस्ट 400 पॉइंट दूर है। हाँ 400 पॉइंट दूर है आज के, आज और होना भी नहीं चाहिए, आज नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। 400 2% ही है सर, परसेंटेज है तो 2% ही है। 2% ये बात तो सही है दीप। 1% आप शुक्रवार को बढ़ चुके हैं जी, शुक्रवार के लो से आप करीबन 1.5-2% बढ़ चुके हैं। सॉरी, गुरुवार के लो से 18,200 से 18,500 आ गए। आज अगर 150-200 और बढ़ गया 18,700, 500.3 ट्रेडिंग सेशन भी नहीं, मुश्किल से 2.25 ट्रेडिंग सेशन है ना। तो मुझे तेजी पसंद है, मैं बहुत ऑनेस्टली कहता हूँ। और कई लोग हमारे दर्शक बोलते भी यानी जी आप हमेशा बुलिश रहते हो, ये क्योंकि तेजी में सबसे ज्यादा लोगों का पैसा तेजी में बनता है। मंदी करना कम लोगों का आता है, पहली चीज। मंदी ट्रेडर्स करते हैं, तेजी इन्वेस्टर्स करते हैं, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि तेजी में मुझे एक चीज पता है, कभी आप इंडेक्स में किसी भी लेवल पर अटक भी गए तो आपको एग्जिट मिलेगा। समझो आपने 16,800 के पे निफ्टी बेच दिया, उस समय 17,000 पे बेच दिया। यस सर। अब आप गारंटी से बोल सकते हो 17,000 जल्दी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने 18,887 पे लिया है तो दिख रहा है आएगा कभी ना कभी तो आएगा। करेक्ट। सो इसलिए तेजी की तरफ ज्यादा वो भी होता है, और सबका अपना अपना नेचर है। किसी का नेचर मंदी का हो सकता होता है, वो भी गलत नहीं है। तो मेरा इसलिए पॉइंट है कि दीप जब बड़ा मूव बन रहा है, वो बड़ा मूव पकड़ में आ जाना चाहिए। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि लाइफ हाई तो बनना ही बनना है। और जब मैं 17,000 के आसपास आपको बोल सकता हूँ कि लाइफ हाई बनेगा, तो 18,500 पे क्यों नहीं बोलूंगा। आज नहीं, स्पीड धीमी चाहिए। आराम से बढ़े, हर एक लेवल पे बाइंग हो, हर एक लेवल पे सेलिंग हो, सबको मौका मिले, सबका कन्विक्शन टेस्ट है, जिसको भरोसा है मार्केट में उसी का पैसा बनना चाहिए। पैसा हर एक, देखो जब बिना भरोसे की चलती, वो कहते हैं चलती गाड़ी में चढ़ गए, चलती में उतर गए, उन लोगों का पैसा बड़ा बनने लगता है ना, तो मार्केट रिस्की होता है। मार्केट में पैसा उन लोगों का बनना चाहिए जिनका कन्विक्शन है, भरोसा है, ट्रेड है, लंबा व्यू है, वो पैसा बनाए ना, वो टिकाऊ पैसा है। वो टिकाऊ पैसा है, मार्केट में भी टिकाऊ है और जिनके पास जा रहा है उनका भी टिकाऊ। तो अपने वैसा चाहिए, बढ़िया, मतलब धीर गंभीर शांत मार्केट चाहिए, उछल कूद वाला नहीं। मौका सबको मिलेगा 100%। बैंक निफ्टी तो खैर बन ही जाएगा लाइफ हाई, निफ्टी भी बनना ही बनना है। कोई 19,500 के आसपास के लेवल है अपने टारगेट, इवेंचुअली 45,000 के आसपास के टारगेट है बैंक निफ्टी के, वो तो है ही, बिल्कुल ठीक है, आने चाहिए। ओके, तो चलिए हाई की तरफ है हमारी नजर। एंड ऑफ कोर्स शानदार एक्शन रहा है बाजार का, वीकेंड पर ढेरों नंबर्स भी आए सर, उस पर भी आपकी बात करनी है। एक बार पहले आज की स्ट्रैटेजी आपसे समझ लेते हैं। स्ट्रेटेजी में दीप देखिए, आज के संकेतों में तो ग्लोबल संकेत तो आपके हो गए पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट ही नहीं। एफआईज और लोकल फंड्स दोनों के पॉजिटिव हो रहे हैं। अब जो समस्या हो रही है वो समस्या भारी हो रही है लोकल फंड्स को। देखो बड़े समय बाद दीप आपको दिखेगा कि एफआईज के मुकाबले में लोकल फंड्स ने की है ज्यादा खरीदारी। ठीक है, कितनी? 1840 करोड़ का कैश में खरीदा है। ऐसा पिछली बार कब देखा था? ये है बस छूटने का गम, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब आएंगे, कहाँ जाएंगे? जिसके पास पैसा वो सब आएंगे। करेक्ट सर, है ना? करेक्ट, जिसके पास पैसा वो आएंगे। तो और एफआईज की तरफ से इसलिए मैंने पॉजिटिव रखा है, लोकल फंड्स का भी पॉजिटिव रखा है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं। थोड़ा सा निफ्टी में हायर साइड पे मैं डेटा आपको बताऊंगा जी। हल्की सी सावधानी वाला संकेत निफ्टी में आ रहा है, बैंक निफ्टी में नहीं। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है ही। बिल्कुल सर, चलिए तो एक एफएनओ न्यूट्रल है, बाकी सब पॉजिटिव ही है। बड़े लेवल्स आज के 18,450 18,500 आज का एक ही लेवल दिया, ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर खरीदारी करनी है। अगर किसी वजह से कोई करेक्शन हो और यहाँ पर आए तो लेना है। ठीक है। ऊपर की तरफ 18,650 18,700 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले तो 18,725 18,800 इस रेंज में पहुंचेंगे। और यहाँ इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है। प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लाइफ टाइम हाई 18,787 आपको सबको याद है, लेकिन किसको याद है कि लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग क्या थी? 18,812।
डिप हुआ था। सो मैं 18,800 875 के रेंज में प्रॉफिट बुक करना है, तो 18,800 के जितना नजदीक बचेंगे। 18,760 भी एक वन ऑफ द बेस्ट लाइफ हाई क्लोजिंग है। 18,790 18,812 तीन बेस्ट क्लोजिंग बता रहा हूँ, इतना तक याद रखता हूँ। 18,812 18,790 18,760 ये तीन क्लोजिंग है। सो इसलिए इस रेंज में अपने को प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है, ये क्लियर है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। 43,850 43,950 43,850 950 पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर आते हैं तो 43,675 43,800 बढ़िया खरीदारी की जगह, यहाँ पर आराम से खरीदारी कीजिए मजबूती की तरफ। शॉर्ट है तो वो भी काटिए। ऊपर की तरफ एक ही लेवल है 44,150 44,200 के आसपास का, इसके ऊपर आप लाइफ टाइम हाई है। नया आपका रेंज आ जाएगा। ऊपर के लेवल कोई खास है नहीं। मैं हमेशा ऊपर के लेवल में कई बार बोलता हूँ 44,400 500 के आसपास तक जा सकता है, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं लिखा है। ऊपर का रेंज एक बार जरा ऊपर का लाइए, 44,150 200 तो है ही है। उसके ऊपर जो है ना रेंज क्यों नहीं लिखा वो भी बताता हूँ। नई वीकली सीरीज की शुरुआत हुई है और 44,500 पे सिर्फ 22-23 लाख शेयर कॉल राइटर्स है, जो कुछ नहीं, मच्छर मामूली है ना। सो कॉल राइटिंग है ही नहीं कि वहां मैं आपको बोलूं कि रुके। सो अब क्या है 44,200 के ऊपर पहली चीज लाइफ में जो करनी है आपको, शॉर्ट नहीं रहना है। शॉर्ट नहीं रहना है। आपसे लॉन्ग हो ना हो आपकी मर्जी, शॉर्ट मत करना। जिन लोगों को शॉर्ट करना है, जिन लोगों को बहुत मंदी लगती है, सपोज किसी ने 40,000 से बैंक निफ्टी शॉर्ट किया, किसी ने 42,000 से किया, है ना, सब तरह के लोग होते हैं। आपको एक काम करना, वापस शॉर्ट करना, 43,000 के नीचे जिस दिन बंद हो उस दिन कर देना। अभी तो छोड़ दो, चलो वो भी छोड़ो। 43,650 के नीचे जिस दिन बंद हो उस दिन कर देना, यानी कि कितना 350-400 पॉइंट। करेक्ट। अभी मत करो, मर जाओ। अभी नहीं ना, अभी मत करो। अभी नहीं। अगर है तो भी काट लो। 43,650 के नीचे जिस दिन बंद हो वापस कर लेना, बस। गॉट इट। 350 पॉइंट ही जाएंगे ना, नींद तो आएगी तब तक तो है। हाँ, है ना। ऊपर में अगर 45 गया 45.5 गया, कहाँ गया अपने को पता नहीं ना, तो क्यों फालतू में करना है। 43,650 के नीचे जिस दिन बंद हो वापस कर लेना। गॉट इट। भाई मेरे 350 भाई, या फिर कुछ ना कुछ हेजिंग करके रखो भाई साहब, कि मेरा एक कॉल वॉल कुछ भी खरीदो, या तो आप 350 पॉइंट इधर कर लो, या 150-200 पॉइंट का प्रीमियम देके कोई ढंग ढंग का कॉल ले लो, जिससे आपकी हेजिंग है। नेकेड शॉर्ट नॉट एडवाइजेबल। अब ऊपर कहाँ जा सकते हैं, लेवल चूंकि क्लियर नहीं है, तो मेरा टारगेट ऊपर का जो है 44,500 से 45,000 की रेंज का है। वहाँ पर कहीं कहीं जाएंगे हम, वहाँ रुकेगा। वो 43,450 500 पे रुकते हैं, 700 800 45,000 पे रुकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि डेटा अभी तक बने नहीं है। आज बनने चाहिए डेटा, तो कल मैं ज़्यादा अच्छे से आपको लेवल दे पाऊँ। गॉट इट। आज थोड़ी पोजीशंस और क्लियरली, और तकनीकी तौर पे तो खुले नीले आकाश में वो तो आ ही रहे हैं। अब हम ब्लू स्काई जोन है। डांस का दिन है आज, लगता है ऐसा लग रहा है। आज तो बन जाएगा। आप पिछली बार बोला तो आए ही नहीं बहुत दिनों तक, इसलिए इस बार मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ। वीडियो तैयार रखते हैं। ठीक है सर। बाकी तो डेटा आपने समझा दिया, पर थोड़ा आपने कहा था एफएनओ न्यूट्रल। थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी है दीप जी, थोड़ी सावधानी की ओर भी इशारा करिए। देखिए तेजी का मूड माहौल है, ग्लोबल सब है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले से मजबूत है। तो अमेरिका तो अब पीछे पीछे आ रहा है, हम तो पहले से ही भाग रहे हैं, ठीक है, और भागेंगे भी। देखो भागने की एकमात्र वजह पैसा है। मार्केट में पैसा आ रहा है, खेल हो रहा है, चल रही है तेजी। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2 सीरीज पहले 9% थी, और तब हम कहते हैं कि ये लेने का टाइम है। अब 62% है, थोड़े सावधानी का टाइम भी आ रहा है। 62% पे ऐसा नहीं कि यहाँ ये टॉप हो गया, हमने 80-82% तक नेट लॉन्ग भी जाते हुए देखा है, लेकिन एफएस की लॉन्ग पोजीशन 62% पे हायर साइड पे, पहले जितना कंफर्ट नहीं, कुछ नहीं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.37 पर। ओवरबॉट तो नहीं कहूंगा, ओवरबॉट के नजदीक जरूर है। मैं ओवरबॉट कह देता, लेकिन प्रॉब्लम है कि पोजीशन बहुत कम है। अगर ये है ना, पोजीशन भारी भरकम होती और 1.37 का पुट कॉल रेशियो होता, तो मैं कहता ना, जहाँ खुले हुए बेच दो, और बोलना। देखो खाली किसी भी रेशियो को खाली ऐसे देखेंगे ठीक नहीं होगा। आप साथ में पोजीशन भी देखो। अगर पोजीशन ही कम नहीं, भाई फॉर एग्जांपल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी में, ठीक है, कॉल्स में कितना है 60 लाख शेयर। 60 लाख शेयर, तो 60 लाख शेयर ज्यादा है क्या, कम है। सो अगर पोजीशन बड़ी होती तब तो अलग बात है। सो मेरे ख्याल से पोजीशन ज्यादा नहीं है, वो एक अच्छी चीज है। तो ये दो डेटा थोड़ी सी हल्की सी सावधानी वाली। तीसरा कौन सा है, विक्स। विक्स भी अब आपका लाइफ टाइम लो के नजदीक आ रहा है। सो फिर है ना, वॉलेटिलिटी बढ़ती है। वॉलेटिलिटी बढ़ने का मतलब है कि थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो 2-3 संकेत ऐसे हैं जो एक आध दिन में, आज ना हो कल हो, एक आध दिन में ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का संकेत देंगे। आएगा बताऊंगा। लेवल्स निफ्टी में क्लियर है, मैंने बता दिया
कि आपको 18,725 18,800 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक करना करनी है, एक बार बुक करना है वहां पर। गॉट इट। बैंक निफ्टी में तो अब नई तेजी के लिए बैंक निफ्टी पहले वो तो बात हो ही रही है ना दीप्ति, देखो बैंक निफ्टी आगे भाग रहा है, निफ्टी पीछे आ रहा है। यस लो से मार्च के लो से बैंक निफ्टी 14% भागी Yes, है, sir. निफ्टी 10% भागा Yes, है। sir. तो अब भी यही कि बैंक निफ्टी पहले हाई बना कर, अपने कब से यही बात हुई बैंक निफ्टी ही पहले हाई बनाएगा, वो बना के थोड़ा और भागेगा, निफ्टी अपने लाइफ हाई के आसपास आके थोड़ा टाइम पास करेगा, फिर देखिए। फिर देखेंगे। ठीक है सर, बताएं फिर मौजूदा पोजीशन क्या करना है। स्टॉप लॉस आपका 18,375 है इंट्राडे के लिए और क्लोजिंग 18,275, ये स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी के 43,650 इंट्राडे क्लोजिंग सेम। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो होने नहीं चाहिए, वैसे तो आपका 18,500 का स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया जो हमने शुक्रवार को दिया था। अगर आपने नहीं किया तो अब 18,725 का है, थोड़ा दूर है, 225 पॉइंट दूर, लेकिन उससे पहले ढंगनांग का स्टॉप लॉस आपके लिए है नहीं। 44,200 खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, थैंक यू कर लेना, ठीक है है ना। नई पोजीशन खरीदना निफ्टी 18,375 के स्टॉप लॉस के साथ, 18,600 650 दो छोटे टारगेट, 690 725 दो मीडियम टारगेट, 750 775 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये आपके सारे टारगेट। जो लोग बेचना चाहते हैं 18,690 से मूड बनाए, जरूरी नहीं कि वहां पर आपको बेचना है, अगर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मिले और भागता हुआ दिखे, बेसिकली आपको बेचना 18,800 के नजदीक है, जितना 18,800 के नजदीक बेचेंगे बढ़िया, सबसे बढ़िया जगह आप दीप मुझे पूछोगे ना 750 825 शानदार जगह, वहां पर एक शॉर्ट तो कॉल तो लेना ही चाहिए, बनता है, लेना चाहिए एक बार तो, ठीक है ना। लाइफ है क्या होता है, ट्रेड तो करेंगे तभी ना, तो दोनों तरफ का होना ही चाहिए। 18,750 825 के रेंज में एक बार बेचिए, ठीक है। 18,900 का स्टॉप लॉस है, लाइफ हाई के ऊपर का हो गया आपका। 18,660 625 दो छोटे टारगेट, 600 550 और 500 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करने की राय, ठीक है। बैंक निफ्टी 43,650 ये आपका स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का यही लगाइए, ओके, हाँ यही लगाइए, ये स्टॉप लॉस लगाकर बेचिए, सॉरी खरीदिए। खरीदना है। 44,150 44,200 दो छोटे टारगेट है, उसके बाद 44,400 475 के दो और मीडियम टारगेट अंदाज से दिए, ऊपर के टारगेट कोई मेरे पास तो है कह नहीं, रहे हैं, हाँ। है नहीं तो मैं जबरदस्ती देना भी नहीं, और बेचने की राय बैंक निफ्टी में आज है ही नहीं, नहीं बेचने की राय, नहीं इसलिए नहीं है, नॉट दैट कि बैंक निफ्टी कहीं से टॉप बना के नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, राइट, तो मुझे नहीं मालूम कहाँ बेचना, तो मैं क्यों बोलूँ। करेक्ट, तो आज बेचना है ही नहीं बैंक निफ्टी। या तो आप 43,650 के नीचे बंद हो उस दिन बेचिए, क्यों 11 दिन हो गए बैंक निफ्टी को 43,675 के नीचे बंद नहीं हुआ, तो मैंने 25 पॉइंट और क्वेश्चन लेके 43,650, तो 11 दिन से 43,650 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। तो जो मैं बार बार है ना 20 दिन से बैंक निफ्टी 19 दिन से 43,000 के ऊपर बंद हो रहा है, अब मेरा लेवल ऊपर आ गया सीधा 650 पॉइंट ऊपर 43,650 अब मेरा स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में, तो उसके नीचे बंद होगा तो बेचेंगे, तब तक नहीं बेचेंगे। क्लियर है, या तो डेटा बंद लीजिए। निफ्टी 20 दिन से 18,000 के ऊपर बंद हो रहा है और 5 दिन से 18,300, इसलिए 18,275 आज स्टॉप लॉस खींच के लाए हैं। ये तो क्लियर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स दिख रहे हैं बाजार के लिए, ठीक है। बैन लिस्ट एक ही दिन हुआ है, सीरीज का तो कोई स्टॉक है नहीं बैन में। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा सर, लेवल्स कैश में भले एफआई में थोड़ा 350 ही खरीदा है, लेकिन इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर दबा कर लिया, लेवल के हिसाब से 18,500 के ऊपर आप खुल रहे हैं, 18,500 के कॉल राइटर्स हाईएस्ट लगभग बैठे हैं, 60 लाख शेयर। अगला बड़ा लेवल 18,700 के आसपास का है, वहां जाकर हल्की फुल्की रुकावट है। 400-500 आपके लिए बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा अब, 18,400 18,500। बैंक निफ्टी में 44,000 में एक और ब्रेक लेवल है, उसके ऊपर ही खुल रहे हैं, अब ऊपर 44,500 पे 23 लाख शेयर है, कुछ है नहीं ज़्यादा, तो पोजीशन कुछ है नहीं, ये डेटा अपने सब डिस्कस हो चुके हैं। चलिए सर, तो अच्छा दिन है, देखते हैं ओपनिंग पर बाजार कितने फायरवर्क्स आपको दिखाते हैं, बट स्टॉक्स पर फोकस जरूर रहेगा। इंडेक्स पर तो अच्छा एक्शन आ ही सकता है, स्टॉक्स कौन से रेडार पर है, आई पहले बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे का। बताएं सर क्या रेट फॉर अ चेंज आज स्टॉक ऑफ द डे खरीदारी की राय महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स में, जिसके रिजल्ट आ चुके थे, ऑलरेडी आ चुके हैं, हाँ, उसके बावजूद भी है। कैसे? क्योंकि दीप रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट के कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और दूसरा है कि रिजल्ट के बाद स्टॉक लगभग फ्लैट बंद हुआ था, बाजार की अच्छी तेजी के बावजूद महिंद्रा उस दिन चला नहीं। एक आध एफआईएस को छोड़ दें, बाकी सबके अपग्रेड आए और 1700-1800 रैंक के तक के भी टारगेट्स हैं, और स्टॉक तो कमाल ही है, मतलब मुझे तो ये स्टॉक कब से पसंद आता है मैं बता नहीं सकता। सो हमारे स्पेशल 25 में भी था ये स्टॉक, है ना, जो हमने अगले 25 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए आज से दी थी पिक्स। मेरे ख्याल से ये खरीदना चाहिए। 1286 के आसपास बंद हुआ है, 1265 का आपका स्टॉप लॉस है, 1298 1307 1320 तीन टारगेट के लिए महिंद्रा में खरीदारी करने की राय। एक तो ये हो गया स्टॉक ऑफ द डे।
अब एक शॉर्ट साइड पर भी इस मजबूत बाजार में, और वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जी सर। स्टॉप लॉस रखिए आप 2472, 2472, जो कि शुक्रवार का हाई लेवल है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखिए। सीधा 2375 पहला टारगेट, सीधा सीधा। और बड़ा 2320, कट है। 2275 ये तो आने ही चाहिए। ये आज का एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसकी वजह है कि दीप हर एक पैरामीटर पे आप देखिए रिजल्ट उम्मीद से बहुत ही कमजोर दिख रहे हैं। कमजोर नहीं, बहुत ही कमजोर दिख रहे हैं। मार्जिन उम्मीद से कम आए हैं, कामकाजी मुनाफा 6% घट गया है, रेवेन्यू एस्टिमेट से कम है, और कमेंट्री में कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा जिसको देख के आपको मुझे सरप्राइज ये है कि स्टॉक इतना चला कैसे पिछले 5 दिन में 13% बढ़ा हुआ है। वो अपोलो टायर देख के सब चलेंगे, एमआरएफ टायर रैली हो गई ना। हाँ, टायर रैली, एमआरएफ, अपोलो टायर के चक्कर में भाई साहब ये ज्यादा भाग गए। पता नहीं कितना गिरेगा भगवान जाने। 3 महीने में 19% बढ़ा हुआ है। सो आई थिंक एक तो लॉन्ग्स बहुत जबरदस्त हैं, और ऊपर से रिजल्ट बहुत खराब है, तो ये आज खराब हो सकता है। ज़्यादा गैप से न खुले तो बेचने की राय डेफिनेटली है। बाकी रिजल्ट रिव्यूज में पहले जो कमजोर है वो बता दूं आपको। ओएनजीसी हर एक पैरामीटर पर नंबर्स बहुत ही खराब है, किसी भी लिहाज से आप देखिए, चाहे रेवेन्यू देख लें, कामकाजी मुनाफा 20% घट कर आया है, मार्जिन 56% की उम्मीद थी, आए 45%, लॉस दर्ज किया एक्सेप्शनल होने के बावजूद। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं ओएनजीसी के। इसके अलावा एक और कमज़ोर नतीजा है भेल का, यहाँ भी रिजल्ट उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन हाँ कमेंट्री और बाकी चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है। कमेंट्री अच्छी है, मैनेजमेंट की ऑर्डर इनफ्लो हाईएस्ट है 5 साल में, 91,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है। अब यही वाली बात है कि दीप ये परफॉर्म कब करेगा नतीजों के लिए। स्टॉक के हिसाब से तो परफॉर्म कर जाता है कई बार मूड माहौल में, रिजल्ट्स के हिसाब से अब परफॉर्मेंस चाहिए भेल की। सबके डाउनग्रेड्स आए तो भेल भी रिजल्ट से कमज़ोर हैं। एक और कमज़ोर रिजल्ट सिटी यूनियन बैंक, ये इतने खराब रिजल्ट कब तक देता रहेगा भाई? मतलब सारे प्राइवेट बैंक इतने अच्छे, हाँ बाकी सबके अच्छा रहे, इससे तो बढ़िया एफएनओ में आता ही नहीं तो ठीक था, है ना। तो मतलब रिजल्ट बहुत ही खराब है सिटी यूनियन बैंक के हर एक पैरामीटर पे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबके बढ़ रहे हैं, इनके घट रहे हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो, और मैनेजमेंट से की कमेंट्री भी कोई ऐसी बहुत मजबूत नहीं दिख रही कि अगली तिमाही से ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक मेरे पास में इतनी चॉइस है सिटी यूनियन बैंक क्यों लूँ मैं? कर्नाटक ही ले लूँ, बाकी छोड़ो, कर्नाटक बैंक ले लूँ जो कैश का है। तो ये एक खराब रिजल्ट। जेके सीमेंट मिले जुले नतीजे हैं, रेवेन्यू और कामकाजी मुनाफा ठीक है, थोड़ा मुनाफा 45% घट कर आया। सीमेंट में वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इस बार आए नहीं है, उस हिसाब से ठीक है। मजबूत नतीजे में बताना रह गया, पीएफसी बहुत तगड़े शानदार रिजल्ट है हर एक पैरामीटर पे। वैसे ये स्टॉक ऐसा है नहीं रिजल्ट वाला, रिजल्ट पे चलने वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, चल भी सकता। खाली एक ही समस्या है दीप इसमें, 3 महीने में 17% बढ़ा हुआ है। हाँ बढ़ा हुआ स्टॉक है, इसलिए मैंने, नहीं तो मैं स्टॉक ऑफ द डे में दे देता। क्योंकि बढ़ा हुआ है तो हो सकता है गैप से खुलकर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए या वहीं रुक जाए, ये हो सकता है। और दूसरा एक और रिजल्ट है औरोबिंदो फार्मा, सेम इसके लिए भी यही है। नंबर्स बहुत लंबे समय बाद अच्छे आए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा एक क्वार्टर के बाद एक आध और क्वार्टर देखें। दूसरी बात ये कि यहाँ भी स्टॉक में तेजी बहुत हुई पड़ी है। आप देखिए ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। फ्राइडे को भी 5, हाँ शुक्रवार को 3% ऊपर बंद हुआ, 5% हफ्ते भर में बढ़ गया, 31% बढ़ा हुआ 3 महीने में। तो ये भी ऊपर, एक बार ऊपर खुल गया तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो ये अच्छे रिजल्ट पे गैप अप ओपनिंग पे लेना नहीं है, नहीं लेना, ना बिल्कुल नहीं, फर्क मत जाना, बाकी ठीक है। लंबे समय बाद फार्मा से प्लेजेंट सरप्राइज आ रहे हैं, नेगेटिव सरप्राइज कम है। फार्मा तो मुझे मजबूत नहीं लगा दी, सन फार्मा मुझे ऐसा कोई खास अच्छा नहीं लगा आपको? सन फार्मा ऐसा दमदार नहीं लगा। टेरो की खबर से चल जाए तो अलग बात है, बाकी सन फार्मा ऐसे रिजल्ट में बहुत तोड़फोड़, ऐसा मजा नहीं आया। बायोकॉन मैंने ढंग से नहीं देखा, ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं। हाँ, तो मेरे लिए मुश्किल है कमेंट करना, मैं नहीं देख पाया। चलिए कोई बात नहीं, बट रखें नजर, चेज मत करिएगा गैप अप पर, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, ये क्लियर। मार्केट को भी मत करिए चेज, और स्टॉक को भी गैप अप के बाद लेवल्स रिस्पेक्ट करिए। सर क्या है, जिस दिन सबको लेना हो ना, उस दिन जिसने पहले लिया उसको देना है, नहीं देना तो शांति से तो बैठना है, कम से कम हड़बड़ी में नहीं है। तो आज जो समझदार हैं, जिस बिजनेस के साथ है पहले से तेजी में, आप एंजॉय कीजिए, देखिए, देखो दूसरे दौड़ लगा रहे तो देखो, एंजॉय करो। स्मार्ट ट्रेडर तो वही होता है। ठीक है, चलिए एक्शन आगे बढ़ाते हैं। स्टॉक्स की तो अनिल जी से बात हुई गई, बाकी कौन से नतीजे हैं जहां पर आपको समझ रखनी है, और साथ ही आज की ब्रोकर रिपोर्ट्स। कुशल, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल करिए शुरुआत ढेरों ट्रिगर्स और साथ ही कुछ खबरों के साथ, बताएं।
बिल्कुल, ढेरों ट्रिगर्स के साथ साथ ढेरों नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले ट्रिगर्स के लिहाज से आज एफएनओ स्पेस से इप्का लैब्स और साथ ही आईआरसीटीसी, ये दो कंपनियां नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही यूएस के बाजार आज बंद रहेंगे, यूके के बाजारों में भी आज होगी छुट्टी बैंक हॉलिडे के लिहाज से। ओएनजीसी नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं। यहाँ पर ये तो आय करीबन 6% गिरकर 36,292 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी 20% तक की गिरावट है। मार्जिन भी 53% से लुढ़क कर 45% पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो नंबर्स वाइज यहाँ पर कमजोरी का रुझान है। अब देखना है कि यहाँ पर आज कैसा स्टॉक रिएक्ट करता है। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर्स नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर है, शार्प फॉल दिख रहा है। एबिटा लेवल पर करीबन 70% का, मार्जिन 10.9% से घटकर 3.1%, मुनाफे के लिहाज से भी 61% तक की गिरावट हमें आती हुई नजर आई है। जहाँ तक सिटी यूनियन बैंक का सवाल है, जैसे कि सर अभी बता रहे थे, नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं। एनआईए करीबन 2.5% ही 2.7% प्रिसाइसली बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा 4.25% की ग्रोथ है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट्स में 10% की ग्रोथ है, पर एडवांसेस सिंगल डिजिट में बढ़ते हुए दिखे हैं 7%। और कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पर भी 4.37% पर जीएनपी आते हुए नजर आ रहे हैं। बीएचईएल नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं। आय फ्रंट पर करीबन 2% की ही तेज़ी है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर नेगेटिव पर गया है, 14% तक की गिरावट है। मार्जिन 14.3% से 12% और मुनाफे में भी 34% की गिरावट है। इनफैक्ट बीएचईएल के साथ साथ अंत में जेके सीमेंट्स पर भी नजर रखिए। नंबर्स यहाँ पर मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। आय में तो 18% की ग्रोथ आती हुई दिखी है, पर मार्जिन अगेन यहाँ पर डिप हुए 16.3% के मुकाबले 12.6% और मुनाफा भी 45% लगभग गिरकर 110 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दिया है। 15 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी जेके सीमेंट ने ऐलान किया है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जेके सीमेंट के मिले जुले हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पे आपको नंबर्स अनुमान से बेटर नजर आएंगे। कंपनी की आय देखें तो 11% से बढ़कर आई है। मार्जिन भी 16% के अनुमान के अगेंस्ट 16% के आसपास आते दिखे, और मुनाफा भी देखें तो 506 करोड़ के आसपास आते दिखा। हालांकि यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस बढ़ के आए, जिसके चलते पिछले साल से 12% कम होकर इस बार मुनाफा आते दिखा। यूएस, यूरोप और जो भी ग्रोथ मार्केट से वहाँ पे अच्छी ग्रोथ थी। एपीआई में भी आपको 11% की ग्रोथ दिखी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर नतीजे अनुमान से काफ़ी बेटर दिखेंगे। एनआईए करीबन 3% की ग्रोथ इस बार आई है वाई बेसिस पे। मुनाफा भी देखें तो 34% की मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की भी बात करें तो यहाँ पे आपको घट के आएंगे तो एसिड क्वालिटी सुधारे और निम्स भी इंप्रूव होकर आते हुए नजर आए। जीएमआर इंफ्रा, यहाँ पे कंपनी की आय में तो करीबन 47% की ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखें तो 50% से गिर कर आया है। मार्जिन 41% से घट के 14% के आसपास आते दिखे, और इस बार कंपनी ने लॉस किया है 440 करोड़ के आसपास का। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। कैश में हुडको, यहाँ पे एनआईए करीबन 12% से बढ़कर आई है। मुनाफा देखे तो 14% घट कर आया है। कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड भी दिया, तो ये भी आज स्टॉक फोकस में रहने वाला है। रेपको होम फाइनेंस, एनआईए करीबन 5% से बढ़कर आई है, लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो डबल होते दिखा है। 42 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़ के आसपास नजर आया। कर्नाटका बैंक, यहाँ पर भी एनआईए की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। 31% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। मुनाफा भी देखे तो 130 करोड़ से बढ़ के 353 करोड़ के आसपास आते दिखा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में आपको सुधार दिखेगा। निम्स भी देखें तो इम्प्रूव होके आए हैं, 3.81% से बढ़ के 3.87%। तो कर्नाटका बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। अरमान, मॉर्निंग बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं आज? जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले इजी ट्रिप प्लानर्स। यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें तो ओवरऑल आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 92% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफे में भी 45% का उछाल है, पर मार्जिन जो है वहाँ पर आपको डिप दिख रहा है। 48.4% से गिरकर 36.6% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। मॉइल, यहाँ पर भी नतीजे कमजोरी दिख रहे हैं। आय लगभग 8.5% के आसपास गिरकर आई है। मार्जिन में भी बड़ा कट है, 46% के आसपास जो मार्जिन थे वो लगभग 31% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पीएनसी इंफ्राटेक, आय लगभग 3.5% के आसपास जो है गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन में भी कट है, 21.6% से गिरकर 17.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग 41% के आसपास की गिरावट है। एनसीसी लिमिटेड, आय लगभग 42% बढ़ी है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 7.7% से बढ़कर 9.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और कंपनी ने 2.2 प्रति डिविडेंड का जो है ऐलान भी किया है। श्री रेणुका शुगर्स, आय
लगभग अगर आप देखें 7% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में थोड़ा कट है, 12.6% से गिरकर 11.1% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी अगर आप देखें लगभग 73% के आसपास की गिरावट है। इंडिगो पेंट्स आय लगभग 13% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, 18.7% से बढ़कर मार्जिन जो है 22% पर आते हुए दिखे हैं, और इसके चलते आप देख रहे हैं मुनाफे में भी लगभग 41% के आसपास का उछाल है। और अंत में पीटीसी इंडिया, यहाँ पर आपको नतीजे देखें तो आय तो लगभग 17% बढ़ी है, पर मार्जिन देखेंगे वहां पर बड़ा कट है, 13.5% से गिरकर सिर्फ 8.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इसी के चलते आपको दिखेगा मुनाफे में भी 21% की गिरावट है। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। आइए कुछ फाइनल सेट ऑफ नतीजे और खबरें लेते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो देखिए नतीजों के लिहाज से गॉडफ्रे फिलिप्स पर भी नज़र रखिए। नंबर्स मिले जुले आ रहे हैं। मार्जिन 22.6% से 19%, मुनाफा हालांकि 41% बढ़कर 147 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। जहां तक टार्सन्स प्रोडक्ट का सवाल है, नंबर कमज़ोर है हर एक पैरामीटर पर। इनफैक्ट कंपनी की मार्जिन 52.2% थी पिछले साल, इस बारी 47.7% आई है। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 22% गिरकर लगभग 23 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स नंबर्स ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं। मार्जिन स्टेबल है 25.9% पर, मुनाफा करीबन 5% बढ़ा है, और कामकाजी मुनाफे के लिहाज से तो 23% तक की ग्रोथ भी आती हुई दिख रही है। बारबेक्यू नेशन यहाँ पर नज़र रखिए। हालांकि कंपनी का जो घाटा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। 11.6 करोड़ से 11.8 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, लेकिन कंपनी की आय में लगभग 12% की ग्रोथ के साथ 280 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने टच कर लिया है। इंजीनियर्स इंडिया नंबर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 13.4% से मार्जिन 19%, और मुनाफा भी 140% ग्रो कर 190 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। और अंत में एक खबर है जहां पर टाटा मोटर्स को लेकर पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहां पर मूडीज ने जेएलआर का जो आउटलुक है वो स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है, और ये B1 की रेटिंग इन्होंने अब जारी की है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स भी आज फोकस में रहने वाला है। ओके, तो खबरों के दम पर टाटा मोटर्स एक बार फिर से यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है। नुपुर, फाइनल सेट ऑफ खबरें कौन सी हैं ये भी बताइए आप। बिल्कुल, सन फार्मा जहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी टैरो उसमें एडिशनल हिस्सेदारी खरीदने वाली 22% हिस्सा बढ़ाएगी। फिलहाल 78% की हिस्सेदारी और $300 मिलियन करीबन 2500 करोड़ की ये डील हो सकती है। और आफ्टर मार्केट आज में भी देखेंगे तो टैरो का स्टॉक 25% ऊपर दिखा रहा था, क्योंकि 31% के प्रीमियम पे ये डील की जाएगी $38 पर शेयर पे। तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। ICICI लोम्बार्ड और ICICI बैंक भी आज फोकस में, क्योंकि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में ICICI बैंक अपना हिस्सेदारी बढ़ाने वाली है। पहले 30% रिड्यूस करने के लिए 18% घटाने वाली थी, लेकिन अब कंपनी से अपने बैंक ICICI बैंक इसे अपनी सब्सिडरी बना के 4% हिस्सा खरीदने वाली है, और 9 सितंबर तक करीबन 2.5% हिस्सा खरीद लेगी। तो ICICI लोम्बार्ड भी आज फोकस में रहने वाला है। बॉश जहाँ पे डिजिटल मोबिलिटी कारोबार कंपनी बेचने वाली है, जिसकी कीमत करीबन 697 करोड़ रुपए हो सकती है, और 30 जून तक ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा। तो बॉश भी आज फोकस में रहने वाला है। इंजीनियर्स इंडिया जहाँ पे ट्रस्टी DSP इंडिया ने करीबन ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 4.21% से बढ़ाकर 5.22% कर दिया। 24 मई को ट्रांजैक्शन किया गया था। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। सोना BLW जहाँ पे मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने 6.86 लाख शेयर्स बेचे और हिस्सेदारी को घटाया है। 25 मई को ये ट्रांजैक्शन किया गया था। तो ये स्टॉक में आज फोकस रहेगा। JTKT जहाँ पे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीबन 54 लाख 2.25% हिस्सेदारी खरीदी है और अपना स्टेक बढ़ाया 121 के भाव पे। तो ये स्टॉक भी फोकस में। और लास्ट में खबरें ये निकल के आ रही है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया की तरफ से कि कंपनी का जो एवरस्टोन कैपिटल की हिस्सेदारी है कंपनी में 41% की, वो खरीदने के लिए प्राइवेट इक्विटी कंपनी जनरल अटलांटिक और एडवेंट शुरुआती बातचीत जारी हो चुकी है। तो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया भी आज फोकस में रहने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं स्टॉक में हमने पिछले हफ्ते थोड़ा एक्शन भी बनते हुए देखा था, आज कैसे रिएक्ट करता है इस खबर पे इंपॉर्टेंट है। बट ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, आइए इनको रेडार पर डालते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए M&M के साथ शुरुआत करते हैं। ढेर सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश हैं खरीदारी की राय दे रहे हैं नोमेरा। इन्होंने 1790 रुपये का लक्ष्य दिया, पहले 1718 रुपये का टारगेट दे रहे थे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो व्यू इनका थोड़ा सा और बुलिश हुआ है, 1282 की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 1190 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि इन्होंने भी अपने टारगेट प्राइस जो है थोड़े से इंक्रीज़ किए हैं।
1150 से बढ़ाकर 1190, लेकिन ब्रोकरेज हाउस में सबसे कम जेफरीज दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा बुलिश हैं नोमिरा खरीदारी की राय के साथ 1790 रुपये का टारगेट दिया है। कमेंट्री की बात की जाए तो सब कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर पीवी सेगमेंट में देखने को मिली है। बाकी रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो सीएलएस से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 1619 से बढ़ाकर इन्होंने पूरे 1700 रुपये का कर दिया है। इसके अलावा एक और दिग्गज कंपनी है सन फार्मा, जहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं सिटी खरीदारी किराए के साथ, हालांकि जो लक्ष्य इन्होंने थोड़ा सा कम भी किया है, 1225 से घटाकर 1175 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स लंबे समय से बेरिश है, अभी भी बिकवाली किराए दे रहे हैं, 870 रुपये का टारगेट दिया है और 5 रुपये से घटाया भी है। पहले 875 का टारगेट था, 870 का टारगेट है। कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो जेफरीज मान रहे कि यूएस में कुछ नए लॉन्चेस के चलते यहाँ पर प्रदर्शन कंपनी का अच्छा देखने को मिला, लेकिन नोमिरा ने टारगेट कट किए हैं, 1190 से घटाकर 1132 रुपये का टारगेट दिया है। ग्रासिम यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 1688 की क्लोजिंग है, 1990 रुपये का टारगेट दिया। वहीं जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 2000 से लक्ष्य को बढ़ाकर इन्होंने 2105 कर दिया है और मान रहे कि अब सबकी नज़रें जो है Q4 FY24 में जब पेंट सेगमेंट लॉन्च होगा तो वहाँ पर रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कुछ सेगमेंट ऐसे जहाँ पर अभी तक कमज़ोर प्रदर्शन आपको देखने को मिला है। सिटी यूनियन बैंक मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 175 रुपये के लक्ष्य के लिए। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यहाँ पर CLSA ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 98 से बढ़ाकर 102 कर दिया है, 81 की क्लोजिंग चल रही है। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 75 का टारगेट दिया है और नोमेरा का व्यू थोड़ा सा बदला है, अभी भी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इन्होंने 88 से बढ़ाकर 90 कर दिया है। ओके, तो ये तो रही आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, इन्फोएज नतीजों के बाद तेज रिएक्शन देखने को मिला था, लेकिन आज सिटी की तरफ से डबल डाउनग्रेड आ गया। स्टॉक में अगर आप देखें तो टारगेट कट भी किए गए, 4051 रुपये से लक्ष्य को घटाकर 3807 कर दिया है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है क्योंकि 4198 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि FY24 में अगर आप देखें तो ग्रोथ एनवायरनमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है और लक्ष्य इन्होंने 3250 से बढ़ाकर 3340, लेकिन अगेन करंट मार्केट प्राइस से नीचे का। सिर्फ नोमेरा ऐसे जो ठीक ठाक टारगेट्स दे रहे हैं खरीदारी की राय के साथ 4940 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि जो नॉन IT अर्निंग्स हैं ये अच्छी रोबस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। BHEL CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, जो लक्ष्य है वो 57 से बढ़ाकर 64 कर दिया है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 80 रुपये के करीब चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने जो है यहाँ पर रेटिंग दी अंडरवेट की, टारगेट दिया 34 रुपये का। सिटी बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 48 से बढ़ाकर 56 कर दिया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो BHEL पे एक भी रिपोर्ट मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही जहां पर अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस है इससे ऊंचे के ऊपर के टारगेट आपको देखने को मिले। जेके सीमेंट सिटी बिकवाली की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य 2700 से बढ़ाकर 2800 कर दिया है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 3200 रुपये का टारगेट दिया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने थोड़ा सा निराश किया है, मॉर्गन स्टैनली लंबे समय से बेरिश थे, अभी भी अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 1711 रुपये का टारगेट है। वही नोमेरा न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का ही टारगेट, हालांकि कोई टारगेट कट नहीं आए हैं, 2015 का टारगेट दे रहे हैं, 2470 के करीब की क्लोजिंग है। और अंत में पिरामल एंटरप्राइज, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, 771 की क्लोजिंग है, खरीदारी की राय दे रहे हैं 985 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है सारे के सारे आपके लिए दमदार रिपोर्ट जिन पर दिखेगा भरपूर एक्शन आज के सेशन में। भेल एक का भी टारगेट करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का नहीं है, किसी में भी। सोचो। आइए मुलाकात की जाए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। सोमवार की सुबह वक्त है पिक ऑफ द वीक का। जिस क्रम में एक्सपर्ट आए उसी क्रम में उनसे पूछा जाएगा। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, सबसे पहले आप ही आए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पहले तो पिक ऑफ द वीक बताऊं उससे पहले जो पिछले महीने की मई महीने की पिक ऑफ द सीरीज थी बर्जर पेंट, उसमें टारगेट जो है छोटे पड़ गए अनिल जी, और टारगेट्स के ऊपर निकल गया है, तो वहां पर टारगेट अचीव किया अनिल जी। पीसीआर को बोलिए प्लीज स्टैंप लगा दें। बर्जर पेंट जो पिक ऑफ द सीरीज था मई महीने का अनिल जी, फ्राइडे को स्टैंप लगवाना भूल गया। एक मिनट, तो पहले तो टारगेट अचीव है अनिल जी वहां पर। पीसीआर को बोलूं? अब अनिल जी आप तो कुर्सी से उठ के स्टैंप लगाएंगे नहीं अनिल जी, और आपको शोभा भी नहीं देगा अनिल जी। हमारे सेम अप्लाइज टू दीप आल्सो, तो पीछे से पीसीआर ही लगवाएगा अनिल जी स्टैंप। नहीं, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए आज से बंसल जी बताएं पीसीआर का फुल फॉर्म।
कुणाल जी आ गए हैं अनिल जी, तो फिर वो तो कुणाल जी करना पड़ेगा अनिल जी, नहीं मालूम। नहीं देखो, लोगों को लगता है कोई पीसीआर है, कोई आदमी रखा हुआ है कहीं से, तो पता तो होना चाहिए। क्या है ये पीसीआर? बंसल जी इतना ज्ञान रखते हुए कहीं न कहीं पकड़ना है। अच्छा कुणाल जी ओवर टू यू हो गया, अब आप भी बोलो। अनिल जी देखिए, सबसे पहले बारी बंसल जी की अनिल जी, तो पहले बंसल जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए अनिल जी। ओके अनिल जी वैसे आपको जी, तो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम आपके लिए टारगेट हिट का मोहर लगाने के लिए तैयार। जी बंसल जी बताएं सर, अब आपका पिक ऑफ द वीक। अनिल जी उससे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि पीसीआर का पूरा फुल फॉर्म अनिल जी, कनाडा रिटर्न, कुणाल जी को भी नहीं मालूम अनिल जी। दिन बन गया आज मेरा अनिल जी, और पिक ऑफ द वीक है ब्लू स्टार। जी अनिल जी ब्लू स्टार का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और जिस दिन से पता चला है कि इसका एसी यूज कर रहे हैं उस दिन से स्टॉक अनिल जी चल ही रहा है। और अब ये स्टॉक जिस तरीके से पैटर्न है, नैरो रेंज में काफी समय से चल रहा है और नए हाइस का प्रबल दावेदार है। 1460-61 के अराउंड की फ्राइडे की क्लोजिंग है। 1385 1385 का स्टॉप लॉस, 1650 के एग्रेसिव टारगेट के लिए ब्लू स्टार है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके 1650 के टारगेट के लिए ब्लू स्टार में करें खरीदारी। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम जो बनता हुआ नजर आया था वो एक्सटेंड हो सकता है इस वीक में भी। काफी अच्छे सेटअप्स हैं, काफी अच्छे चार्ट्स हैं वहां पर, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। लेकिन जो मेरा पिक ऑफ द वीक है वो है टेक महिंद्रा, जहां पर मुझे लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ नजर आया है और जो फ्राइडे की क्लोज है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिली है। तो टेक महिंद्रा में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्पॉट लेवल्स लगभग 1115 रुपए के हैं। 1090 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 1165 1170 और दूसरा टारगेट 1220 1225 का। तो ये दो टारगेट के लिए टेक महिंद्रा रहेगा इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। ओके 1225 1170 दो टारगेट खरीदे टेक महिंद्रा, ये राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। आइए कुणाल जी का किया जाए स्वागत। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इस खुशी के अनिल जी दो वजह हैं। तो अनिल जी पहली वजह तो ये है कि शुक्रवार को जब आप गोवा में आनंद ले रहे थे उस समय अनिल जी आपने वहां पर बड़ी जोर जोर से कहा था कि भाई शॉर्ट करके मत जाना, शॉर्ट करके जाओगे तो उसको पछताओगे, और तेजी करके जा सकते हो तो तेजी करके जाओ। तो अनिल जी आज जो है बाजार में अच्छी तेजी बनी है, तो इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। मैं बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहा था शुक्रवार को जी, और जो आपने जिस तरह का एनालिसिस और जिस जोर देकर आपने लोगों को कहा, तो अनिल जी वाकई में उससे बड़ी खुशी हो रही है अनिल जी आज मुझे। बिल्कुल ठीक बात है, धन्यवाद सर। आपने ध्यान दिया और सुना, उसके लिए धन्यवाद। टारगेट तो आते जाते रहते हैं, आपका अटेंशन पाना कोई आसान काम नहीं है। तो वो बड़ी चीज है हमारे लिए जी। नहीं अनिल जी, पहली और दूसरी दोनों इसमें हो गई है, दूसरी खुशी बाकी है कि गोवा जाकर, हाँ अनिल जी इससे ये प्रमाणित होता है कि गोवा में अनिल जी आप बहुत बेहतर काम करते हैं। हाँ। तो एक बार अनिल जी शो को गोवा ले जाएं, ये भी अनिल जी एक बात है। ये बात तो सही है। व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। मतलब मैं इसका मतलब ये कि मैं बाहर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा पिछली बार भी मैं जब कश्मीर छुट्टी पे जा रहा था जी 28 मार्च को, उसके पहले मैं बोल के अब बड़ी तेजी का टाइम आ गया, बड़ी पोजीशन बना और बड़े टारगेट के लिए। करेक्ट। आई शुड हैव मोर ऑफ फन ऑल दीज हॉलीडेज। ओके वाह कुणाल जी क्या ऑब्जर्वेशन है। मैं अपने पे लागू करके पहले देख लूं, सब पे लागू कर रहे हैं, कल की गलत पड़ जाए तो पहले मैं ज्यादा लेके देखता हूं छुट्टियां। अगर सही निकला मतलब छुट्टियां भले बाहर जाके काम करना, वैसे ये छुट्टी नहीं थी, बाहर ही जाके ये तो वर्किंग। हाँ कश्मीर भी 2 दिन तो शो किया था, तो मैं पहले करता हूँ अपने आप पे। देखिए दूसरों पे लागू करने से पहले खुद पे करना ठीक है। धन्यवाद सर। बताएं पिक ऑफ द वीक। अनिल जी अच्छा, अब अनिल जी दूसरी खुशी की वजह तो सुनिए। अनिल जी दूसरी खुशी की वजह यह है कि एक महीने पहले, आज से ठीक है 1 महीने पहले अनिल जी इनवर्स हेड एंड शोल्डर निफ्टी में बनाया और उसका ब्रेकआउट हुआ है। ये मैंने आपको इसी समय, आज ही के समय, आज ही के दिन अनिल जी बताया था। और वहां से अनिल जी देखिए पूरे जो लक्ष्य है वो हासिल हो गए। लगभग 1000 पॉइंट की तेजी हमने निफ्टी में देख ली। तो अनिल जी आज 18700 पर वो टारगेट भी आपको हासिल होता हुआ दिखेगा, तो उसकी भी अनिल जी मुझे बड़ी खुशी है। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी पिक कौन सी है। तो अनिल जी 1 लेंगे, 2 लेंगे, आप बताइए। 2 से ज्यादा नहीं है आपके पास?
यानी जी ज्यादा भी बाजार तो अनिल जी अच्छा है, 2-4 भी निकल आएंगी, लेकिन मैं 2 लेकर के आया हूँ। बताएं सर। तो अनिल जी आप कहें तो 2 ही दे देता हूँ। जी बताएं, फरमाएं। अनिल जी सबसे पहले तो परसिस्टेंट लेना है। परसिस्टेंट में एक बड़ा ज़बरदस्त वीकली चार्ट का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनी रहेगी। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 5,000 रुपये पर 5,000 का स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 5200 रुपये का, दूसरा टारगेट 5300 रुपये का खरीदारी की राय है परसिस्टेंट में। और दूसरी खरीदारी की राय है SBI लाइफ में, जिसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी करें। 1180 का स्टॉप लॉस रख लें। 1220, 1240 ये 2 टारगेट। 1220, 1240 के टारगेट के लिए SBI लाइफ में भी करें खरीदारी, ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। जैन साहब, आप समझ तो गए होंगे कि आपका नंबर अगर कुणाल जी, राकेश जी और हिमांशु जी के बाद आया तो आप चौथे नंबर पे आए हैं। तो आप थोड़ा ऐसा दुखी मत होइए कि मैं सबसे पीछे आया। अभी भी आप खुश होने का एक मौका देख सकते हैं, क्योंकि आप सुमित जी से पहले आए हैं। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। तुम नहीं बताओ ना फाइनली। ऑफ कोर्स चौथे तो देखो नंबर से चलेंगे। सुमित जी इंतजार कर लेंगे, कोई नहीं। सुमित जी दुनिया में भी सबसे बाद में आए, शो में भी सबसे बाद में आए। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखिए, हर बार आप जब छुट्टी बना के आते हैं अनिल जी, वाकई में तेजी आती है। एक लंबी छुट्टी पे गए थे आप, और फिर अप्रैल में 2018 में आए तो मार्केट को आपने संभाला। फिर आप एक बार भाई साहब ये हफ्ते छुट्टी पे नहीं था, डबल काम किया, सुबह शाम शो किया, दिन भर कॉन्फ्रेंस अटेंड की, बाकी सब लोग मजे कर रहे थे, मैं काम कर रहा था। जी मुझे पता, मैं तो हर छुट्टी में हूँ, भले कोई भी कंट्री। अरे मेरे रूम के बाहर इतना बड़ा स्विमिंग पूल, फर्स्ट क्लास ओलंपिक साइज का, इतनी गोवा की गर्मी, मैं दूर से देख रहा था शो करते करते, एक बार भी टच नहीं कर पाया पानी को। मेरी दुख दर्द आप क्या जानो जैन साहब, बताइए। जी ऐसा नहीं है अनिल जी, मैं तो बहुत पहचानता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा शायद मैंने समय बिताया होगा। बट एनीवेज, पिक्स ऑफ द वीक, इनफैक्ट मैं पिक्स ऑफ द वीक इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं रोज सुबह वाले शो में नहीं आता हूँ। मैं आज मंडे को आता हूँ, तो मैं 5-6 का कोटा पूरा करता हूँ। और वीकेंड वाला शो इस बार मैंने नहीं किया था, अब मैं मंडे को ही कर लिया था, फ्राइडे की जगह पे लास्ट मंडे को। सो एनीवेज, स्टॉक दूंगा मैं। पिक ऑफ द वीक में मेरा मेन पिक है ग्राइंडवेल नॉर्टन, जो कि मैं पहले भी काफी बार फंडामेंटली बहुत बढ़िया लगता है और इस स्टॉक को दिया हुआ है मुझे। वैसे भी अब ये जो सेगमेंट है ये बहुत जबरदस्त लग रहा है, और आज तो चौतरफा तेजी रहनी चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में। आप भी कई दिनों से बोल रहे हैं, मैं भी इनफैक्ट मैं अप्रैल 1 को जो फाइनेंशियल पिक्स ऑफ द वीक दिया था, तो मैंने भी सोशल मीडिया पे इनफैक्ट बहुत एग्रेसिवली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की बारी। और अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स तो पीछे है, और वो अभी कैचअप जब करेगा तो एक तरफा तेजी आएगी। तो जहां अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जहां अच्छे फंडामेंटल्स है, उन स्टॉक्स को ग्रैब कीजिएगा। अननेसेसरली खराब स्टॉक्स में नहीं फंसिएगा, ये मेरा एक राय और रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि इन्हीं समय पे गलत स्टॉक्स में फंसने का पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अब मैं दूसरे स्टॉक्स दूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस तरीके का ब्रेकआउट था फ्राइडे को, और अभी इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज इस स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में आएगी, तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा है कि यहां से इस बार जो पुराने हाईज है, मतलब इस पूरे मार्केट की तेजी में रिलायंस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हिमांशु जी ने टेक महिंद्रा दिया था, मेरा भी टेक महिंद्रा दूसरा पिक है। तीसरा TCS, और बहुत सारे हैं, बट मैं फिर एक बार और रेस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो ये 5 पिक्स हो गए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ICICI बैंक एक और रोल प्ले करेगा। सो ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, TCS, ICICI बैंक एंड पिडिलाइट एंड ग्राइंडवेल नॉर्टन मेन पिक ऑफ द वीक। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स आपके लिए जैन साहब की तरफ से। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द वीक के तौर पे सन फार्मा को सिलेक्ट करना चाहिए। सन फार्मा में ब्रेकआउट है, चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड है, और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 960-970 के बीच में सन फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 950 के आसपास है, तो 950 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर 990 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1010 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो सन फार्मा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 950 के स्टॉप लॉस से 990 और 1010 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए सन फार्मा में खरीदारी की। आज इनकी एक इंटरेस्टिंग खबर भी आई है, टेरो जो इनकी सब्सिडरी कंपनी इजराइल की, उसमें पूरे 100% हिस्सेदारी खरीदने का मन सन फार्मा ने बनाया है। ढेर सारी रिपोर्ट भी आई है, देखते कितना एक्शन आज इस स्टॉक में दिखता है।